बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में आम जो शहरी हैं या जो टैलेंटेड हम कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की नौजवान नस्ल है, उसके राइट्स को किस तरीके से जो है वो कैप्चर किया जाता है। और ज़ाहिर है हम देखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या वो नून लीग की हुकूमत रही है या पीपल्स पार्टी की पीटीआई की जो हुकूमत अभी मौजूद है, उसमें जो सियासतदान हैं या वो लोग जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे होते हैं, वो अपने अजीज़ व अकारिब में अपने अजीज़ व अकारिब को किस तरीके से बग़ैर टेस्ट बग़ैर इंटरव्यू के भर्ती करवाते हैं। और वो लोग नहीं जो यानी और आम शहरियों के लिए जो उनका एक प्लेटफॉर्म है, उससे उनको महरूम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की उसमें दूसरी राय नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, नौजवान है, वो ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबों में जाके पढ़ते हैं, इंतहाई टैलेंटेड हैं। कराची हो, लाहौर, इस्लामाबाद हो, आप हर जगह पे देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान की जो नौजवान है वो आपको एक अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन उसके बाद जब अगर गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बड़े जो सियासतदान हैं या अब तो रिटायर्ड जजेस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो उनको ओपन जो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, वो अपने बच्चों को, अपने भतीजों को और अपने अजीज़ व अकारिब को बग़ैर टेस्ट और बग़ैर इंटरव्यू के अहम पोस्टों पे बैठा देंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ओपन जो मेरिट है उसकी धज्जियाँ जिस तरीके से बिखेरी जाती हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन अभी एक इदारा मैं आपके सामने रखता हूँ, सुप्रीम एपलेट कोर्ट के अंदर जितने आला जो अफसरान हैं उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को भर्ती किया, ना सिर्फ गैर कानूनी भर्ती किया। मैं कहता हूँ, मैं आपके सामने चीज़ें सारी रखता हूँ, फैसला आवाम ने खुद करना है। आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है, हमारी टीम ने इस पर बड़ी मेहनत की है, हमारे ज़ाहिर है बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आपकी तरफ से जो भी फीडबैक आना वो भी ज़रूरी है। आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे बता भी सकते हैं कि अगर इसके इन तमाम लोगों का जिनका मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनके बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर इंटरव्यू के, और ये लोग कौन कौन से अहम तरीन ओहदों पर फायज लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भतीजे हैं, ये सारे लोग, और बग़ैर टेस्ट इंटरव्यू के वो यहाँ पर पहुँचते हैं। फिर इससे अंदाज़ा हो जाता है गिलगित बल्तिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, उनके अंदर जो है मायूसी क्यों फैलती है। एक वजह यह भी है कि जब मेरिट की धज्जियाँ सरेआम बिखेरी जाती हैं तो उस वक्त बहुत कुछ होता है। पीपल्स पार्टी के दौर में आपने देखा होगा, एजुकेशन में भर्तियाँ हुई, बहुत से सवालात उठे और उसमें कुछ ऐसे सवालात भी थे, ऐसे लोग भी भर्ती हुए, आप जानते हैं बाखूबी। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इन्होंने कहा जी हम आकर जनाब मेरिट की को देखेंगे, जो मेरिट रहा वो भी आपके सामने है। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने भी कहा कि हम एहतसाब करेंगे। वो क्या एहतसाब कर रहे हैं वो भी आपको पता है, वो भी आगे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से कहाँ पर अपने लोगों को एडजस्ट किया जा सके। लेकिन जो गरीब जो गिलगित बल्तिस्तान की जो टैलेंटेड नौजवान है, वो अभी भी सड़कों पर धक्के खाएंगे। वो अभी भी जो है वो बग़ैर टेस्ट इंटरव्यू के, अगर उनको मेरिट में वो उनको अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि वो बैठ सकें किसी पेपर में, और खुफिया तरीके से या किसी और तरीके से अपने अज़ीज़ व अकारिब को आला सीटों में बैठा दिया जाएगा, तो डेफिनेटली फिर सवालात उठते हैं। मैं आपके सामने आज एक इदारा रखता हूँ, सुप्रीम एपलेट कोर्ट, उसमें कितने आला अफसरान रहे हैं और उन्होंने अपने किस तरीके से बेटों भतीजों को वहाँ भर्ती किया। अगर भर्ती किया और टेस्ट और इंटरव्यू हुआ तो फिर तो समझ आती है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिल्कुल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के सारी पब्लिक थी, सारी नौजवान नस्ल, उन्होंने टेस्ट दिया और उसके बाद मेरिट पे उनके बेटा या भतीजा सामने आया। लेकिन अगर टेस्ट इंटरव्यू ही नहीं हुआ और तमाम जो बाकी जो नौजवान नस्ल है उसके हुकूक पर डाका डाला गया, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो समझती है कि कब तक ये चलता रहेगा और इस हुकूमत में आने के बाद क्या होगा। एक तो वो लोग हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान साहब, ये साबिक कोर कमांडर पेशावर भी रहे हैं। इनके एक भतीजा हैं, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर उनको लगाया गया है, नुमानुल्लाह उनका नाम है। 17 में वो मौजूद हैं और ये बग़ैर टेस्ट के हुए हैं, ये उनके भतीजे हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, कुछ तस्वीरें भी साथ ला रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर इन्होंने, ये भतीजे उनके नहीं है, पहली बात है, ये अगर जनरल रिटायर्ड हिदायतुल्लाह साहब के भतीजे नहीं है, असिस्टेंट जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं 17 में,
भतीजे भी नहीं है और बगैर टेस्ट के भी नहीं है, तो फिर मेरी खबर गलत होगी, मैं उसके लिए आपसे मादद भी करूँगा। लेकिन अगर होगी तो फिर पूछना आपका भी हक बनता है। दूसरे जनाब हैं जीशान साहब हैं बिल्डिंग क्लर्क हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं और बगैर टेस्ट के ये भी भर्ती हुए थे। ये भी आप देख सकते हैं क्या जनरल रिटायर्ड हदायतुल्लाह की सिफारिश नहीं हुई और क्या वो उनके अजीज़ रिश्तेदार नहीं हैं, तो फिर भी मैं इधर मौजूद हूँ। जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। साहिब अली हैं, LDC हैं, ये भी उनके रिश्तेदार हैं और ये भी बगैर टेस्ट के भर्ती किए गए हैं। अब इन्हीं 3 पोस्ट यानी देख सकते हैं आप, और भी शायद होंगे लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 3 आपके सामने रखता हूँ। ये है जनरल रिटायर्ड हदायतुर रहमान साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अगर ये 3 बंदे उनके अजीज़ व क़ारिब हैं, बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं, तो फिर ये उन बच्चों के वो उन नौजवान नस्ल पर गिलगित बल्तिस्तान की डाका डाला गया जो इन टेस्ट में करते, हो सकता है वो टॉप कर जाते, उनको इस ओपन यानी टेस्ट में बैठने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, या ये रिक्रूटमेंट जो होती हैं, ये टेस्ट जो होती हैं, सिफारिश के बगैर क्यों ये कल्चर क्यों नहीं प्रमोट किया जाता है कि आप सबको बुलाएं। उसमें अगर आपका भतीजा या आपका बच्चा आता है टॉप पे तो मोस्ट वेलकम, बल्कि आपको अवाम अप्रिशिएट करेगी। लेकिन आप टेस्ट में ही किसी को नहीं आने देंगे, आप वहाँ से ही उनको रोक देंगे, तो फिर सवाल उठते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ये हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर जी भी हैं, आप इनको जानते हैं। मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि आने वाले दिन 15 दिन पे बड़े भारी हैं। नैब ने जो है वो बहुत काम कर लिया है और बहुत जल्द आपको खबर मिलने वाली है। लेकिन एनी हाउ इनके सिर्फ सुप्रीम एपलेट कोर्ट में जो इनके हैं, बाकी जो इदारे हैं वो मैं आपके सामने अलग रखूंगा कि PWD में क्या होता रहा है, गवर्नर हाउस में क्या है, CM ऑफिस में क्या है, कितने लोग टेस्ट इंटरव्यू प्रॉपर दे के आए हैं, और इसी तरह एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या कुछ हुआ है, और 5 सालों में ठेके कॉन्ट्रैक्ट किन किन को दिए गए हैं और वो कितना एक मेरिट होगा, ये तो मैं आपके सामने अलग से रखूंगा। लेकिन फिलहाल आज मैं आपको सुप्रीम एपलेट कोर्ट के हवाले से बताता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बड़े कदावर शख्सियात कहलाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। इन्होंने तो मेरिट को जनाब वो सस्टेन मेरिट तो इन्होंने दिखाना होता है, और जब ज़ाहिर है ये तो लोग कह सकते हैं जनाब हमने तो मेरिट पे सारा कुछ किया, लेकिन ये जो चीज़ें सामने आपके रख रहा हूँ ये आपने स्टडी करनी है और आपने फीडबैक जरूर देना है। इसरार अहमद साहब हैं, अकाउंटेंट हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब के, बगैर टेस्ट के ये भर्ती हुए हैं। रागब अहमद हैं, ये 16 में हैं और ये बजट असिस्टेंट हैं, रिश्तेदार हैं इनके, ये बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। शाहिदुल्लाह हैं, ये फोटोग्राफर हैं, रिश्तेदार हैं, ये भी बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। अब ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको लगे कि नहीं ये उनके रिश्तेदार भी नहीं है और बगैर टेस्ट के भी भर्ती नहीं हुए, तो आप ये ज़रूर मुझे बता सकते हैं। फिर आ जाए आगे अकबर ताबान साहब हैं, ये भी किसी से बड़ा नाम है इनका, और ये साबका सीनियर मिनिस्टर हैं GB जनाब। इनका बेटा है बगैर टेस्ट के जनाब, सीधा सीधा इंटरव्यू होता है जनाब। आप समझते हैं आपके क्या होता है, किस तरीके से जाते हैं लोग। मुजफ्फर अली शानू इनका नाम है, ये असिस्टेंट ऑफिसर हैं BPS 17 में। तो क्या मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि उनका बेटा मेरिट पे सिलेक्ट हुआ है? इतना सा सवाल है मेरा। और क्या उस मेरिट में कितने गिलगित बल्तिस्तान के कितने वहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है और वो पीछे रह गए हैं? सिर्फ अकबर ताबान साहब का बेटा जो है वही एक काबिल था कि वो आ गया और वो भर्ती हुआ। ये आप समझते हैं, और इसका सवाल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। आगे आ जाते हैं वाजिद इकबाल साहब हैं, ये औरंगजेब साहब साबका वज़ीर कानून थे। ज़रा वो वज़ीर कानून है, वो कानून के बगैर तो बात नहीं करेंगे, और कानून ये कहता है कि आप जो है तमाम शहरियों के लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी रखें और उनको लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो दे दें कम से कम लोगों को। आप अगर अपना बेटा ही भर्ती करना है, भतीजा ही भर्ती करना है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको दे दें, उनको आने दें, उनको टेस्ट देने दें, इंटरव्यू देने दें। आप उसमें निकाल देंगे जनाब आप क्योंकि आम शहरी हैं और ये वज़ीर कानून के बेटे हैं, ये या आप साबका कोई जनरल के बेटे हैं या साबका CM के बेटे हैं, तो ये उनकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड में या नहीं आने देंगे, आप खुफिया तरीके से बगैर टेस्ट के जनाब उनको कॉल लेटर थमा देंगे, तो फिर तो सवाल बनता है। वाजिद इकबाल साहब हैं, ये एडिटर पेपर हैं, ये उनका भतीजा है। अब ये अवाम ही बता सकती है कि औरंगजेब साहब जो साबका वज़ीर कानून हैं, क्या उनके भतीजे बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान के बाकी जो नौजवान हैं वो भी इस टेस्ट में क्लियर टेस्ट उन्होंने दिया था, कोई इंटरव्यू हुआ था इस मामले का, या उनका भतीजा था, ये उसकी क्वालिफिकेशन है और वो 11वें स्केल में वहाँ पे भर्ती हो जाता है। इमरान खान एक हैं जी नाब, वो लाइब्रेरी क्लर्क हैं, ये भी इनके भतीजे हैं और ये भी बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। और ये भी आपने देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है।
उसके बाद आगे चलते हैं जी। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक बताता चलूँ कि हफीज़ुर रहमान साहब का जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनके जनाब सबसे पहले मूसा खान हैं, BPS 18 में कोर्ट एसोसिएट हैं, ये उनके भतीजे हैं, बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। अब अगर ये भी गिलगित बल्तिस्तान की अवाम समझती है कि अगर वाकई ऐसा है या नहीं है तो वो देख लें, और अगर वाकई कोई टेस्ट भी हुआ है प्रॉपर तरीके से, थ्रू प्रॉपर चैनल वो आए हैं और वाकई उनके पास लॉ की डिग्री भी है, तो फिर तो कोर्ट एसोसिएट है। कोर्ट एसोसिएट की ज़रा आप SOP ज़रा चेक कर लें कि उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या है। तो क्या लॉ की डिग्री के बगैर कोई ग्रेजुएट या मास्टर बंदा आ सकता है? तो डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान में तो हज़ारों की तादाद में है। तो फिर उनके लिए टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट किया गया? उनके लिए सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं थी? इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ? लेकिन क्योंकि भतीजा था और मूसा खान साहब 18वें स्केल में जनाब आते हैं और कोर्ट एसोसिएट बनते हैं, और ये भतीजे हैं जनाब हफीज़ुर रहमान साहब का एडिशनल रजिस्ट्रार के। अब ये आपने बताना है, ये बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं, और अगर टेस्ट भी कोई हुआ है उसकी कोई डेट होगी मुझे बता दीजिएगा, उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया वो भी बता दीजिएगा, और फिर जो आम लोगों को वहाँ पर इंटरव्यू हुआ वो भी बता दीजिएगा कि कितने लोग। ये बड़ा आसान है कि जनाब ये टेस्ट कब हुआ था, कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, कोई 100 थे, 200 थे, 300 थे, उनमें से सिर्फ इन्हीं का भतीजा जो है वो ऊपर आया था। ये भी हमें पता चलना चाहिए। एनी हाउ आगे रईस मोहम्मद खान हैं, ये 16 में भर्ती हुए हैं, असिस्टेंट हैं, ये भी उनके रिश्तेदार हैं। ये हफीज़ुर रहमान हैं साहब का एडिशनल रजिस्ट्रार हैं। फिर सैयद हरमत अली शाह हैं, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। ये रेफरेंस ये भी उनका है, और ये बगैर टेस्ट के ये भी भर्ती हुए हैं। अगर अब ये भी बता दिया जाए कि जनाब ये रेफरेंस हफीज़ुर रहमान साहब का रजिस्ट्रार उनका नहीं है और बगैर टेस्ट के ये भर्ती नहीं हुए। फिर हैं मुराद साहब हैं कोई, ये कारपेंटर हैं, रिश्तेदार हैं, ये भी हफीज़ुर रहमान साहब जो साहब का एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, ये बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। तो ये मैं बिल्कुल पिन पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, नाम भी बता रहा हूँ, स्केल भी बता रहा हूँ। और अगर इसमें आपको लगे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये बाकायदा ये एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट दी गई है, उसके बाद इतने लोगों ने टेस्ट दिया, इतने लोगों ने जनाब टेस्ट पास किया और ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं जनाब, और मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं उसके लिए आपसे माजरत भी चाहूँगा। लेकिन अदरवाइज फिर ये जवाब जो है, मैं तो सवाल कर सकता हूँ, जवाब आपने गिलगित बल्तिस्तान की इसी नौजवान नस्ल को देना है जो दूर दराज जाके पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको उनकी बेसिक जो राइट है उससे महरूम रखा जाता है। और महरूम रखने वाले उनके अपने बड़े, अगर वो जजेस भी होंगे, उनके अपने बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, या जनरल रिटायर्ड भी होंगे, तो फिर उनका सवाल बनता है उन्हीं से। मंजूर करीम लॉ असिस्टेंट हैं जनाब, इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। रिजवान करीम आप समझ सकते हैं, नाम से इनके भाई हैं, और इनको भर्ती किया गया बगैर टेस्ट के। आप खुद सोच लें कि मंजूर करीम लॉ असिस्टेंट हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पूरा मेरिट अगर बना गया, मेरिट में सिर्फ उनका भाई आया है और वो बगैर टेस्ट के भर्ती होता है। कामल करीम है, करीम से इस पर भी आप देख रहे हैं, ये भी इनके रिश्तेदार हैं और बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। फिर गुलाम नसीर हैं, ये भी इलेक्ट्रिशियन है, रिश्तेदार हैं, बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। जवेद हैं, ये माली भर्ती हुए हैं, रिश्तेदार हैं, बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। लोकल ही होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोकल, लेकिन रिश्तेदार ही नहीं भर्ती करने होते हैं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो सारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देते हैं। एटलीस्ट अगर लोकल भर्ती करना है गिलगित डिवीजन का, तो गिलगित डिवीजन के सारे लोगों को आने की इजाज़त दे दें। एक आप चलो एक फेक एडवर्टीजमेंट दे दें, एक फेक टेस्ट कंडक्ट करवा दें, एक फेक इंटरव्यू कंडक्ट करा दें, ताकि आवाम को तो नजर आए कि ठीक है यार कुछ तो हो रहा है। लेकिन आप खामोशी से करेंगे बगैर टेस्ट के और बगैर उसके, तो फिर सवाल उठता है। फिदा हुसैन केयर टेकर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ये रहे हैं। इनके जनाब अब देखें दूर दराज का रिश्तेदार हो तो बंदा कहता है कि यार हो सकता है जी मेरिट पे आ गया हो। फिदा हुसैन है, उनके मोहम्मद हुसैन हैं, उनके भाई हैं, 14वें स्केल में उनको भर्ती किया गया बगैर टेस्ट के। अब आप फिर सवाल ये बनता है कि क्या पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस सीट में जहाँ पे फिदा हुसैन साहब बैठे हुए हैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ही उनका भाई आता है, वो मेरिट पे आता है, बाकी सारे लोग कितने लोगों को वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, कितने लोगों ने टेस्ट किया, कितने लोगों ने इंटरव्यू किया, ये सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। अहमद नज़ीम साहब हैं, ये नायब कासिद है, ये इनके भांजा है। और फिर हुसैन अली हैं, नायब कासिद हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं। मोहम्मद अकबर हैं, ये उनके बहनोई हैं, बगैर टेस्ट के ये भी भर्ती हुए हैं। ये मैं आपको बिल्कुल पिन एग्जैक्ट नाम और वो बता रहा हूँ। अगर आप इसमें जाएंगे देखेंगे कि वाकई ये उनके रिश्तेदार नहीं है और टेस्ट प्रॉपर हुआ है, प्रॉपर एक अखबार में एडवर्टीजमेंट हुई है, फिर वो हुए हैं, तो फिर मैं आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जिसको शायद मैं ये खबर देना चाह रहा हूँ, मैं उससे खुद माजरत करूँगा कि जी मेरी खबर ठीक नहीं थी, गलत थी।
मीर जमील साहब का रजिस्ट्रार हैं जनाब, और इनका बेटा जो है अगेन टॉप करता है इसी एपलेंट कोर्ट में, और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो टैलेंटेड यूथ है वो फेल हो जाती है, उनका बेटा पास होता है, 18वें स्केल में डायरेक्ट भर्ती होता है बगैर टेस्ट के। और मीर वकास जमील साहब हैं 18वें स्केल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, ये बेटा है मीर जमील साहब का रजिस्ट्रार साहब के। अमानुल्लाह खान हैं, ये भी जनाब 18वें स्केल में भर्ती होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं ये, और ये भी रिश्तेदार हैं और बगैर टेस्ट के पास होते हैं। और ये भी मुझे बता दें 18वें स्केल में, यहाँ पर तो आपको यानी नायब कासर से भी कहा जाता है कि जनाब टेस्ट लें, और 18वें स्केल में अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देंगे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को, तो फिर आप मुझे बताएं कि 18वें स्केल में तो आप 2000 बंदा वहाँ भर्ती हो सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है, 3000 अप्लाई कर सकता है, 5000 भर्ती कर सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कितने लोग वहाँ पर सामने आते हैं। लेकिन जब बगैर टेस्ट के दिया जाएगा तो फिर अपने रिश्तेदार ही आएगा, भतीजा आएगा, बेटा आएगा या बहनोई आएगा। अहमद जान साहब हैं, साबका रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट हैं, इनका जनाब अब्दुल हफीज़ साहब हैं, असिस्टेंट हैं, 16वें स्केल में हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं, ये बगैर टेस्ट के पास हुए हैं, बगैर टेस्ट के जनाब ये इनको रख दिया गया है। अब्दुल मुहीत हैं, ये भी 14वें स्केल में हैं, ये भी इनके रिश्तेदार हैं। अब अगर बताया जाए कि इनका कोई टेस्ट हुआ हो, कोई इंटरव्यू हुआ हो, कोई अखबार इश्तिहार हुआ हो और लोगों ने अप्लाई किया हो, जनाब कि ये देखें जी इतने हज़ार लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उनका भतीजा जो है वो वाकई टैलेंटेड था और वही पास हुआ है। मौलाना सुल्तान रईस हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के हैं। अब बरकत साहब हैं, कोई ये भतीजा हैं इनके, बगैर टेस्ट के ये भर्ती हुए हैं। अब मौलाना सुल्तान रईस साहब ने अगर सिफारिश की है या नहीं की, लेकिन वो बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं, और वो ज़ाहिर है वो इस पर बात कर सकते हैं कि जनाब नहीं, इनको टेस्ट होना चाहिए था और जो पास होता है उसको निकलना चाहिए था। एनी हाउ मैंने आपको ये चीज़ें कुछ बताई हैं, मज़ीद बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका इस पर नहीं लूँगा। जस्टिस रिटायर्ड ताहिर अली शाह साहब हैं, इनके जनाब सबसे पहले अली हैदर साहब हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, 18वें स्केल पे इनके रिश्तेदार हैं। ये आपने चेक करके मुझे बताना है कि रजिस्ट्रार हैं या नहीं है, उनके रिश्तेदार हैं या नहीं है, और बगैर टेस्ट के हुए हैं। और अगर वाकई कोई टेस्ट हुआ है, कोई एडवर्टीजमेंट हुई है, कोई हुआ, तो डेफिनेटली बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, इंटरव्यू में बैठते हैं, उनको याद होता है कि वाकई कोई यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हुई थी। यूसुफ साहब 17 में है, ये सुपरिटेंडेंट हैं और ये भी रिश्तेदार हैं जस्टिस रिटायर्ड ताहिर अली शाह साहब के, बगैर टेस्ट के भर्ती हुए हैं। निसार हुसैन साहब हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं, बगैर टेस्ट के पास हुए हैं, ये ड्राइवर हैं और इनका 7 स्केल है। मोहम्मद आरिफ हैं, ये भी ड्राइवर हैं, रिश्तेदार हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन रिश्तेदार ही होना बड़ी है, बगैर टेस्ट के हुए हैं। क्योंकि फिर सनाउल्लाह हैं, डिस्पैच राइडर हैं, ये रिश्तेदार हैं उनके, बगैर टेस्ट के हुए हैं। सैयद अली शाह हैं, नायब कासिद हैं, रिश्तेदार हैं। ये आपके 7 बंदे सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड ताहिर अली शाह साहब के क्लोज रिश्तेदार हैं, बगैर टेस्ट के हुए हैं। तो क्या अगर ये टेस्ट कहीं हुआ है, कोई एडवर्टीजमेंट दी गई है, तो ये मुझे आप बता सकते हैं। जस्टिस अल्ताफ हुसैन साहब हैं, कामरान हुसैन जो हैं वो 18वें स्केल में भर्ती हुए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी उनके भतीजे हैं। ये क्वालिफिकेशन है कि उनके भतीजे हैं और वो बगैर टेस्ट के हुए हैं। और अगर वाकई उनके भतीजे कामरान हुसैन किसी अखबार इश्तिहार में अखबार आया, उन्होंने प्रॉपर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ और वो टॉप रहे हैं और वही सिलेक्ट हुए हैं, तो ये सवाल नहीं बनता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आम गिलगित का शहरी ये सवाल कर सकता है कि जनाब अगर ये जस्टिस रिटायर्ड ही, पॉलिटिशियन ही, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स के ही सारे बेटे भतीजे और बहनोई और ये रिश्तेदार आएंगे, तो फिर आम वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को पढ़ना लिखना चाहिए ही नहीं। फिर उनको जब यही करना चाहिए कि वो कोशिश करके किसी न किसी बड़ी कुछ सियासत की सीट पे आ जाए, कोई इसरा बन जाए, फिर उसके लिए ये इशू नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आप बाकी आवाम को आवाम ही नहीं समझते, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देना चाहते, टेस्ट में ही नहीं बुलाना चाहते, तो फिर ये सवाल बनता है। इम्तियाज़ अली साहब हैं, इनके जनाब ये भी रिश्तेदार हैं, ये ड्राइवर भर्ती हुए हैं। शेरबाज हैं, ये भी दफ्तरी उसमें है, ये इनका रेफरेंस मौजूद है अल्ताफ़ हुसैन साहब का। सलीम रज़ा साहब हैं, ये भी नायब हैं, ये भी इनका रेफरेंस मौजूद है फ़ाइल पर। और इशफाक हुसैन हैं, ड्राइवर हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं। मोहम्मद आलम हैं, ये भी रिश्तेदार हैं इनके, बगैर टेस्ट के पास हुए। ये 6 बंदे जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ हुसैन साहब के, और पहले बताया था 6-7 बंदे जस्टिस रिटायर्ड ताहिर अली शाह साहब के, बगैर टेस्ट इंटरव्यू के ये पहुंच जाते हैं। अब आगे जाते हैं जी, जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर अली साहब हैं, इनके नवीद अहमद के नाम से 18वें स्केल में कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, भतीजा हैं इनके, बगैर टेस्ट के हुए हैं। मैंने बताया ना, भतीजे बेटे
भाई बहन, ये क्वालिफिकेशन है आपके किसी बड़े उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अखबार इश्तिहार दें, आप आम शहरियों को भी उसमें बुला लें। किसी गरीब शख्स जो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाएगा, आप गिलगित से बाहर भेजेगा, पढ़ने लिखने के बाद वो गिलगित में आएगा और वो इंतज़ार करेगा कि जनाब कोई पोस्ट आएगी, उसमें बेटा उसका टॉप करेगा और वो अफसर लगेगा। ये उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इंतज़ार के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। नवीद अहमद साहब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, भतीजा है, टेस्ट बगैर टेस्ट के ये आए हैं। अब ये मुझे आपने बताना है कि अगर वाकई जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर अली साहब के ये भतीजे नहीं हैं, ये वो लोग बता रहा हूँ जो एपलेट कोर्ट में खुद मौजूद है और उनके सारे रिश्तेदार उसी एपलेट कोर्ट में मौजूद हैं, और बाकी इदारों में जो कुछ सिफारिश होती थी वो अलग है, वो मैं आपसे अलग शेयर करूँगा। जहांबार साहब हैं, ये 16 में हैं, रेफरेंस असिस्टेंट हैं, और इनका रेफरेंस जनाब है जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर अली साहब, ये इनका है। मुदस्सर अली अब डायरेक्ट इनके बेटे हैं, बगैर बाकी तो चलो समझ आती थी, सारा कुछ जनाब मेरिट पे हुआ है, भतीजा भी मेरिट पे हो गया, बेटा अब आ गया। बेटा जो है वो 11वें स्केल में लाइब्रेरियन क्लर्क है और बगैर टेस्ट के ये भी आ गया है, ये भी मेरिट बहुत है मेरे ख्याल से। मोहम्मद हुसैन ये ड्राइवर हैं, ये इनके रेफरेंस से आए हैं। मोहम्मद इब्राहिम इनके रेफरेंस से आए हैं। मुदब्बर अली ये भी रिश्तेदार हैं, इनके रेफरेंस से आए हैं। वकार अहमद वो भी रिश्तेदार हैं, इनके रेफरेंस से आए हैं। ये सारे लोग एपलेंट कोर्ट में मौजूद हैं। और इनमें से कितने लोगों ने क्या अटेंडेंस शो की है गुज़िश्ता 2 साल की, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपके लिए ये भी आसानी हो जाएगी कि पता चल जाए। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड राजा जलालुद्दीन साहब हैं, इनकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है और इनके कोई 14-15 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और वो भी मैं आपको नाम, स्केल, रिश्ता क्या है वो बताऊंगा। वैसे कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लॉजिकली सबूत के साथ, ताकि आपको ढूंढना आसान हो, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को ढूंढना आसान हो कि वाकई एपलेट कोर्ट में है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं फेक कोई बात कर रहा हूँ, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी बगैर इधर उधर की बात करने के। अब्बास साहब हैं, 18वें स्केल में हैं, ये अकाउंटेंट ऑफिसर्स हैं, ये कज़न हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड राजा जलालुद्दीन के, बगैर टेस्ट के ये पास हुए हैं। अब आप अगर सवाल करना चाहें तो राजा साहब से कर सकते हैं, या इन्हीं से ऐसे अकाउंट ऑफिसर जो हैं अब्बास साहब से कि जनाब आप बताएं अखबार इश्तिहार कब आया था, कब आपका इंटरव्यू हुआ, आपने टेस्ट पास किया, इंटरव्यू में कितने लोगों ने पास किया और कितने लोग आपके साथ खड़े थे जिन्होंने टेस्ट दिया और आप ट्रस्ट में पास हुए और आप यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। और अगर टेस्ट ही नहीं हुआ, एडवर्टीजमेंट ही नहीं हुई, तो फिर आप देखते कि मेरिट, फिर ये सवाल तो बनता है कि मेरिट क्या है। फिर मेरिट यही है कि जो रिटायर्ड जजेस हों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, रिटायर्ड जनरल हों, रिटायर्ड सियासतदान हों, या खुद हाजिर सर्विस हों, तो वो करवा के फिर वो चले जाएं, उसके बाद आने वाले उनके भतीजे बेटे जो है वो मजीद उनके रिश्तेदारों को करते जाएं, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम देखती रहे। गरीब आवाम जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद वो सोचती रहती है कि वो, अगर यही तो मायूसी होती है बाद में, जब आप अपने बच्चों को अपना पेट काट के पढ़ाते हैं कि जनाब वो मेरिट पे आएगा, और ये दजियाँ उठती हैं मेरिट की कि जाते हुए जजेस, ब्यूरोक्रेट, जनरल अपने बेटे भतीजे बैठा के चले जाते हैं, और मजीद आने वाली उनकी नस्ल भी उसमें बगैर टेस्ट के आती रहती है। तो ओपन प्लेइंग फील्ड जब आम शहरी के लिए नहीं होगी तो फिर मायूसी होती है, और उस मायूसी का फिर इजहार हर जगह पे मुख्तलिफ तरीके से होता है। एनी हाउ, मैं आगे चलता हूँ। अब्बास साहब हैं, मैंने कहा उनसे आप पूछ सकते हैं। जफ़र जान हैं, ये स्टेनोग्राफर रिश्तेदार हैं, ये बगैर टेस्ट के पास हुए हैं, बगैर टेस्ट के आए हैं, और अगर नहीं आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे कोई जस्टिफिकेशन अभी तक नज़र नहीं आई, ना अखबार इश्तिहार मैंने देखा, ना मैंने बाकी चीज़ें देखी, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। राजा बिलाल वली हैं, ये पर्सनल असिस्टेंट हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये भी बगैर टेस्ट के। राजा जहांगीर हैं, LDC हैं, भतीजे हैं इनके, और अगर भतीजे नहीं है तो ये पता चल जाता है, क्लोज रिश्तेदारी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो जाएगा ये है या नहीं है। राजा सदाकत अली हैं, ये भी भतीजे हैं, ये LDC हैं। राजा गुलाम मोयुद्दीन है, ये इनके भतीजे हैं। अच्छा, आगे ख़त्म नहीं हुआ, एक लंबी लिस्ट है। खालिद उस्मान हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं बगैर टेस्ट के। इसहाक अली हैं, ये रिश्तेदार हैं बगैर टेस्ट के। रहीम शाह हैं, ये भी इनके रेफरेंस से आए हैं। मोहम्मद रफ़ी हैं, रिश्तेदार हैं इनके बगैर टेस्ट के। फिर उसके बाद ज़ियाउर रहमान हैं, वो भी रिश्तेदार हैं बगैर टेस्ट के। मोहम्मद हकीम ख़ान हैं, रिश्तेदार हैं बगैर टेस्ट के। इस तरीके से ये 12-13 बंदे आपके सामने रख दिए हैं, और ये कोई दूर नहीं है, भतीजे हैं। और अब कितने भतीजे हैं मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। भतीजा कोई दूर का रिश्तेदार ना होता नहीं कि ना पता चले। राजा जहांगीर, राजा सदाकत अली, राजा गुलाम मोयुद्दीन, ये तीनों इनके भतीजे हैं, बाकी रिश्तेदार हैं। अब्बास साहब इनके कज़न हैं, और अगर नहीं है तो आसानी से पकड़ा जा सकता है कि वाकई मेरे पास जो मेरी टीम ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन को ठीक नहीं की होगी। जस्टिस रिटायर्ड साहिब खान हैं। इलेक्शन से पहले आपको पता है कि एक डील हो रही थी,
और वो डील कहाँ तक पहुँची है, कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में सामने आएगी। और शफीकुर रहमान साहब हैं, ये असिस्टेंट हैं, इनके बेटे हैं। अब ये साहिब खान बता सकते हैं और उनके बेटे शफीकुर रहमान बता सकते हैं, 18वें स्केल में मौजूद हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। तो क्या फिर वही बात है ना कि क्या एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा ब्यूरोक्रेट ही बन जाता है, जज का बेटा जज ही बन जाता है, और आम शहरी को फिर तो ज़रूरत ही नहीं ना पढ़ने की, उसको ना ब्यूरोक्रेसी में आने की ज़रूरत है, ना इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर आने की ज़रूरत है, ना उसको सियासतदान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि उधर भी सियासतदान जाता है। और ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होती है जब आप आम शहरी को उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसको उसे छीन लेते हैं, उसको उस टेस्ट तक भी आप वो नहीं देते, उसको एडवर्टीजमेंट में भी नहीं उसको होता कि वो देख के वो आ सके, टेस्ट में आ सके। एनी हो, ये शफीकुर रहमान साहब हैं, यहाँ पर इनसे पूछ सकते हैं, 18वें स्केल में है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, ये इनके बेटे हैं साहिब खान साहब के। और अगर साहिब खान साहब के बेटे हैं, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर इंटरव्यू के बाद वो आए हैं, तो हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो वाकई हो सकता है कि वो पूरी गिलगित बल्तिस्तान में उनका बेटा ही ऐसा हो कि जो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल हो, कहीं इनबिल्ट क्वालिटीज़ भी होती हैं ना, आप समझते हैं, तो वो शायद ऐसा भी हो सकता है। और ये बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम एपलेंट कोर्ट से ट्रांसफ़र करा के DS लॉ अब इनको लगा दिया गया है। क्या वो भी मेरिट पे लगा है? अब ज़ाहिर है ये बाद में उठाऊंगा। फिलहाल मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, और अभी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बाकी महकमों के भी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपको भी इतना उलझाना नहीं चाह रहा। फिलहाल आप इसमें देखेंगे, फीडबैक देंगे तो बाकी इदारों के बारे में फिर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा कि जनाब वहाँ पर कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो एनी हाउ, अभी एक और लिस्ट मेरे पास है, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी हो चुका है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि इनमें से जो लोग हैं, एक तो बहुत ही अहम मूसा खान कोर्ट एसोसिएट हैं। मैंने बताया था कि हफीज़ रहमान साहब साबका रजिस्ट्रार जो थे, ये भतीजे हैं मूसा खान उनके, 18वें स्केल में कोर्ट एसोसिएट बने बगैर टेस्ट के। और अगर हुए तो ज़रा बता सकते हैं आवाम को कि जनाब ये मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा टेस्ट उससे पहले हुआ, ये जनाब अखबार इश्तिहार था, ये मैंने अप्लाई किया। और अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी बाशिंदा किसी भी सरकार से एक सिंपल एप्लीकेशन देकर वो पूछ सकता है, साहब ये मुझे बताया जाए कि ये जो कुछ ये कह रहे हैं कि ये गलत होगा या ठीक होगा, ये बताया जाए। आप जा सकते हैं, आप जाके कोई भी गिलगित बल्तिस्तान का बाशिंदा जाके पूछ सकता है कि मूसा खान साहब जो कोर्ट एसोसिएट हैं 18वें स्केल में, वो कैसे भर्ती हुए, वो मिनट्स बता दें, वो एडवर्टीजमेंट दिखा दें, वो टेस्ट बता दें, वो इनका इंटरव्यू बता दें, तो वो बताएंगे। फिर मूसा खान जो कोर्ट एसोसिएट हैं, मूसा खान साहब, उनका है शेर फराज खान साहब, उनके हैं रिश्तेदार हैं, LDC हैं। यूसुफ साहब एक हैं, वो भी दफ्तरी हैं, वो भी उनके रेफरेंस से हैं, फाइल में उनका रेफरेंस है। नबीउल्लाह है, ये नायब कासिद है, ये भी उनके रेफरेंस से हैं। और फिर शाह रईस खान है, नायब कासिद है, ये भी इनके रेफरेंस हैं। ये सारे के सारे बगैर टेस्ट और बगैर एडवर्टीजमेंट के खामोशी से भर्ती हो गए। ये मैं आपको दे रहा हूँ खबर, और ये आपको सबूत के साथ। अब आपने इस पर करना है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं कि जनाब ये है या नहीं है। लंबी लिस्ट है अभी मेरे पास, मैं अब नहीं चाह रहा कि मैं मज़ीद, आपका इतना बहुत है मेरे ख्याल से आपके लिए, और बाकी आप आराम से वो देख सकते हैं। अगर मज़ीद भी चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, राजा मोहम्मद शकील साहब हैं, ये एडवोकेट हैं। अहमद जान साहब का रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट है, ये मैंने आपको बता दिया, शायद अगर नहीं बताया तो ये भी बता देता हूँ कि मुजम्मल यासीन साहब हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं, 14 स्केल में हैं। नियामतुल्लाह साहब हैं, ये नायब कासिद है, ये भी रिश्तेदार हैं, उनके रेफरेंस से आए हैं। ज़ुबैर नायब कासिद हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं। ये किसके हैं? अहमद जान साहब का रजिस्ट्रार है चीफ कोर्ट के। अब बगैर टेस्ट के रिश्तेदारी, इससे बड़ा टैलेंट क्या हो सकता है, वो आप समझते हैं। लेकिन मैं आम शहरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए रखना चाहता हूँ कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, दूर दराज जाते हैं, किसी किस्म की टैलेंट की कमी नहीं है। और उसके बाद अगर ये सारी भर्तियाँ एक इदारे में, अभी बता रहा हूँ सिर्फ, उस इदारे में आला अफसरान ने अपने रेफरेंस से ही बेटे भतीजों को भर्ती करना है, इस इदारों को, तो फिर क्या होगा। राजा मोहम्मद शकील साहब हैं, बिलाल हैं, शायद बिलाल वली हैं, ये भतीजे हैं इनके, ये PA हैं आजकल वहाँ पर। एजाज इकबाल हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं। खालिद अहमद है, ये इनके रिश्तेदार हैं। अनायतुल्लाह हैं, वो भी इनके रेफरेंस से। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ, आप ज़रा चेक कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अभी मैं नहीं चाह रहा कि मज़ीद आपका टाइम जो है वो ज़ाया करूँ।
अब सिर्फ मैं इसमें से बताता हूँ कि तकरीबन आप ये समझें कि मार्च 2019 से लेकर ये जो तकरीबन देख लें फरवरी तक 2021 तक, क्योंकि ज़रा अभी फरवरी चल रहा है, टोटल कितनी अटेंडेंस थी? तकरीबन 710 712 के करीब बनती हैं। उनमें से जो लीव्स पे रहे या जो एब्सेंट रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि कितना है कि इन्होंने सर्व किया है। अब वो भी मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, आप जाके चेक करवा सकते हैं। आप एक ऐसे में आपसे बात नहीं करूँगा। इसमें अगर आप देखें तो मोहम्मद नवीद अहमद साहब हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। मैंने आपको बता दिया किसके रेफरेंस से आए हैं। इनकी लीव्स हैं 209, 145 इनकी एब्सेंट हैं, 354 इनकी टोटल बन जाती हैं एब्सेंट्स, यानी अब वो आते ही नहीं है ऑफिस में। टोटल बनती है 700, उनमें से 354 वो आते ही नहीं है दिन। यही सिस्टम अगर आप देख लेंगे प्राइवेट सेक्टर में, आपकी गिलगित के बहुत से नौजवान नस्ल मेल फीमेल में देखता हूं कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। क्या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में 700 में से अगर 350 दिन गायब रहेंगे तो आपको पे मिलेगी? ये सवाल है मेरा। बाकी आप उस पर छोड़ें जिस तरीके से आप करना चाहें। अच्छा, मिस्टर वकास जमील साहब हैं, ये सीनियर असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। इनकी 451 लीव्स हैं, उसके बाद 10 उनकी एब्सेंट है। 461 यानी 700 में से 461 दिन वो गायब रहते हैं ऑफिस से। ज़ाहिर है कुछ जेन्युइन केस भी होंगे, इनमें से एक आध कोई जेन्युइन होगा जिसका कोई वाकई रियल इशू होगा। बाकी सबका इशू क्या है वो आप, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम समझती हैं, देखते हैं तो समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मोहम्मद मूसा खान साहब हैं, सीनियर कोर्ट एसोसिएट हैं, 251 इनकी लीव्स हैं और 96 इनकी एब्सेंट्स हैं। और ये 345 दिन 700 में से ये मतलब अपने ऑफिस में नहीं। तो ये जो मूसा खान साहब जो मैंने आपको बताया कि वो सीनियर कोर्ट एसोसिएट हैं और 345 दिन अगर वो 700 दिनों में से वो गायब रहते हैं, तो आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पूछ सकती हैं कि जनाब आप 345 दिन गायब रहे, वो किधर थे, क्या मामला था, और क्या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है? नहीं होता। एनी हो, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अब इस पे क्या बात करूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके सामने रखी। इसमें अमानुल्लाह खान साहब हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफिसर हैं, 293 दिन वो भी गायब हैं। और इनामुल्लाह कैशियर हैं, अकाउंट असिस्टेंट हैं, 272 दिन ये भी गायब हैं। और खालिद अहमद हैं, 247 दिन हैं। ज़फ़र जान स्टेनोग्राफर हैं, 207 दिन हैं। और इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है, वो मैं आपके साथ लेटर ऑन शेयर करूँगा। लेकिन नैब ने कुछ फ़ैसला कर लिया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ किसी अगली उसमें डिटेल में, कि नैब साबिक वज़ीर आला और कुछ अहम लोग हैं जिनकी बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ गई हैं। आने वाले दिनों में बड़ा अहम केसेस वो सामने आएंगे। फिर बाकी जो टूरिज़म के नाम पर जो कुछ हुआ, अपने लोगों को नवाजा गया, PWD में अपने लोगों को नवाजा गया, बाकी जो CM यानी होम CM जो है वो सेक्रेटेरिएट में क्या कुछ हो रहा है, हेल्थ और एजुकेशन में कैसे कैसे भर्तियाँ हुई हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आज के दिन आपको सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के हवाले से बताना था कि आला अफसरान जो होते हैं, जजेस आला अफसरान होते हैं, वो ज़ाहिर मेरिट की देखभाल ज़रूर करते हैं। जो उन्होंने अपने मेरिट की देखभाल की है अपने बेटे भतीजों के साथ मिलकर, वो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब इस पे तहकीकात जो मैंने अपनी तरफ हुई चीज़ें सामने रखी हैं, अब आप पे छोड़ता हूँ आवाम पे कि आप भी पूछ सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं सारा कुछ गलत का कह रहा हूँ, इसके बरक्स हो सारा कुछ। हो सकता है प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हुए हो, प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट किए गए हों और उनके भतीजे बेटे बेटियाँ जो है वो टॉप पे आए हों, और बाकी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो वाकई नालायक हो। और ये लोग क्योंकि ज़ाहिर है असर रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हो सकता है इनके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक हों। तो ये मुझे आपने फीडबैक बताना है कि वाकई ये सारे लोग मेरिट पर, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हुई, प्रॉपर जो है वो लॉ क्या कहते हैं, ज़रा पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, कि एडवर्टीजमेंट कब हुई, उसके बाद टेस्ट कब हुआ, इंटरव्यू कब हुआ, और उसके बाद इनको फाइनल लेटर कब मिला, और इनकी सैलरीज कितनी हैं, फिर बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो ये इसका फीडबैक की मुझे जो है वो ज़रूरत होगी। मज़ीद स्टोरीज़ और ये चीज़ें देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और आप अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना चाहें, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहें, आपका नाम सीगा राज में भी रखा जाएगा, हम अपने ज़राए नहीं बताते।
हमारी टीम ने गिलगित बल्तिस्तान में जो मौजूद हैं हमारे, वो भी बड़े टैलेंटेड हमारी टीम है। वो भी बग़ैर सबूत के कोई बात हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आपके तक सच जो है वो पहुंचाया जाए। फैसला आप पर छोड़ते हैं, फैसला आपने करना है, हम फैसला करने वाले नहीं हैं। फैसला आपने करना है कि हमने गलत बात की है, ठीक बात की, कहाँ ठीक की कहाँ गलत की। आप ज़रूर हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। आना नगहबान।